वर्ण शोध तक हमारा कंप्लीट हो गया था। पिछले लेक्चर में वर्ण शोध खत्म हुआ था, हम जैसे एक लाइन से पढ़ रहे हैं, आपको पहले बताया था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यंत्र, फिर यंत्र, फिर शस्त्र ना, यंत्र शस्त्र छार अग्नि जलौका, ये तीनों अपन ने पढ़ा है। उसके बाद आता है शोथ विद्रधि फिर व्रण। जैसे पहले शोथ होता है, फिर उसमें पस आता है तो विद्रधि बनती है, और विद्रधि के बाद फिर वो फूट जाता है तो वर्ण बन जाता है। उसके बाद आता है वर्ण, फिर वर्ण के आगे डिसीजेस और पढ़े। यही सेम चीज अपन अभी चिकित्सा स्थान में भी चला रहे हैं, तो वहां भी आपको ये सब रिपीट होंगी, है ना। तो आज का टॉपिक है विद्रधि। विद्रधि बहुत इंपॉर्टेंट है शल्य के एस्पेक्ट से, क्योंकि एप्सिस बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है इसलिए। तो विद्रधि देखते हैं। विद्रधि की संप्राप्ति देखिए सबसे पहले कि त्वग रक्त मांस मेदांसी प्रदूष्य अस्ति समाश्रिता दोषा शोफम सनैर घोरम, दोषा शोफम सनैर घोरम जनयन्ति उच्छिता भृशम महामूलम रुजावंतम वृत्तम चाप्यथा आयतम तमाहु विद्रधि घीरा विज्ञेया सचा षड्विधा। क्या क्या अंडरलाइन करेंगे? काम की चीज क्या दिख रही है? पहली काम की चीज ये दिख रही है पूरी विद्रधि व्याधि में या विद्रधि संप्राप्ति में दूष्य क्या क्या है। तो दूष्य को अंडरलाइन करना है। त्वग रक्त मांस मेद और अस्थि, ये दिख रहे। त्वग रक्त मांस मेद और अस्थि लिख लो वहां पे। तेरा मामा अस्थि, ऐसी इजी ट्रिक से याद हो जाता है, और हमेशा आपको याद रहेगा कि विद्रधि में तेरा मामा अस्थि ट्रिक है। तेरा मामा अस्थि मतलब त्वग रक्त, मामा मतलब मांस मेद, है ना, और अस्थि मतलब अस्थि। तो तेरा मामा अस्थि, ये अपनी विद्रधि की ट्रिक हो गई दूष्य की। उसी श्लोक में दूसरा वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, जो सब मिस कर देते हैं, कि प्रदूष्य अस्थि समाश्रिता। अगर कभी ऐसा पूछ ले कि आश्रित कौन सी धातु क्या होती है विद्रधि, किसका आश्रय लेके होती है, तो शायद आंसर अस्थि लग सकता है। तो अस्थि समाश्रिता को थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिए कि समाश्रित इन व्याधियों या इन दूषियों में भी किसके आश्रित रहती है सर्वथा, तो अस्थि के आश्रित रहती है। जबकि विद्रधि में अपन ये दिमाग लगाते नहीं है कि अस्थि होगी, अपन मांस लगाते, मेद लगाते, कुछ भी लगाते, क्योंकि पूय रहता है उसमें। तो अस्थि यहाँ पे लिखा है इसलिए अस्थि को अंडरलाइन करो। सेकेंड लाइन में ये क्वेश्चन पूछता है कि दोषा शोफम शनैर घोरम जनयंती उच्छ्रिता भ्रशम, ऐसी पूरी लाइन देके पूछता है किसके लिए आई है। क्यों पूछता है? क्योंकि ऐसी मिलती जुलती लाइन कहीं और भी है ना। यहाँ पे दोषा शोफम शनैर घोरम आया, जनयत्य उच्छ्रिता भ्रशम, इसी से मिलती जुलती लाइन श्लीपद की है, इसी से मिलती जुलती लाइन गलगंड की है, क्योंकि वहां भी दोष ऊपर उच्छ्रित मतलब शोथ जैसे आ जाते हैं, इसलिए उनकी लाइन में भी कंफ्यूजन होता है। उनकी लाइन लिखते हैं श्रीपद के लिए, उसी के ऊपर लिखिए शनय शोफह जनयंती, शनय शोफा जनयंती, ये श्रीपद की हो गई। उसी के ऊपर गलगंड की लिखिए शनई संजनयेत शोथम, संजनयेत मतलब संजनन होना, शनय संजनयेत शोथम, ये गलगंड की। तो एक बोल रहा है सनय संजनयेत शोथम गलगंड, है ना। एक बोल रहा है सनय शोफम जनयंती, और विद्रधि क्या बोल रही है? शनैर घोरम जनयंती उच्छ्रिता भ्रशम। तो विद्रधि को तो सबसे पहले अपन घोर से और विद्र उच्छ्रिता से पहचान लो। घोर मतलब होता है बहुत डेंजर, तो गलगंड स्लीपद विद्रधि सभी में विद्रधि को पस फॉर्मेशन के कारण बहुत ज्यादा घोर माना जाता है। आपको पता है कि एप्सिस कहीं हो, ब्रेस्ट एप्सिस सबसे ज्यादा कॉमन है, कितनी दिक्कत देती है, ऑपरेटिवली निकालना पड़ता है, इसलिए घोर वाली लाइन में तो विद्रधि आएगी। तो घोर वाला श्लोक विद्रधि का है। और उच्छ्रिता में देखो नीचे छ लिखा है, श्री में नीचे की मात्रा है ना, और विद्रधि में भी द्रा की मात्रा, तो दोनों को अंडरलाइन कर लो कि विद्रधि में उच्छ्रित वाला श्लोक आएगा। एक तो ऐसे पहचान लोगे सेकंड हाफ लाइन अगर पूछी तो। फिर आते हैं श्लीपद पे कि शनय शोफह जनयति, जनयंती, शनई शोफह जनयंती, है ना। तो यहाँ पे आ रहा है जनयंती, जनयंती, और शनई संजनियेत शोथम आता है गलगंड के लिए, है ना, संजनियेत और जनयंती। तो दोनों में अपने को दिक्कत है भाई, घोर और उच्छ्रिता तो अपन ने अलग कर लिया, विद्रधि का है। तो एक में आ रहा है जनयंती, एक में आ रहा है संजनियत। तो जनयंती मतलब क्या है? जन जो रहते हैं, जन सामान्य, जन सामान्य सोते हैं, जितने भी जन सामान्य है वो सब सोते हैं। स्लीपद, स्लीप कौन लेता है? जितने भी जन है अपने बीच में वो सब सोते हैं। तो अगर जनयंती आता है तो श्लीपद लगाइए, और संजनियत आता है तो फिर गलगंड लगाइए, दो में से एक ही चीज बचेगी।
ऐसे ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड लाइन पे बढ़ते हैं तो महामूलम रुजावंतम व्रतम चाप्य था आयतम, ये लाइन भी पूछ सकता है कि महामूलम रुजावंतम किसके लिए कहा है। ऑप्शन कैसे आएंगे देखो, विद्रदी, अर्बुद, श्लीपद, ऐसे टाइप के ऑप्शन आते हैं, ग्रंथि, विसर्प, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महामूलम रुजावंतम दोनों से पहचानना है अपने को कि विद्रदी जो है वो एप्सिस है और एप्सिस का मूल बहुत गहरा होता है, किसी कारण तो उसको निकालने के लिए अपने को ऑपरेट करना पड़ता है। महामूल के ऊपर लिखो एप्सिस को इसलिए ऑपरेट करना पड़ता है। और रुजा बहुत ज्यादा सीवियर होती है पस के कारण, रुजावंतम के नीचे लिख लो पस। तो जो डीप हो और पस युक्त हो तो वो विद्रदी तो होगी। तो महामूलम रुजावंतम वृत्तम चाप, वृत्तम मतलब गोल, तो गोल 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 विद्रदी होती है ना। आयत भी हो सकती है। ये थर्ड लाइन ऐसी हो जाएगी महामूलम रुजावंतम, रुजावंतम की को पस। तमाहु विद्रदी घोरा विज्ञा षड्विधा। लास्ट लाइन से क्वेश्चन से वित्ता बनेगा कितनी प्रकार की विद्रदियां, तो 6। उसी के ऊपर लिखो वर्णशोध कितने पढ़े, तो वर्णशोध भी 6, वर्णशोध भी 6 पढ़े थे, विद्रदी भी 6 ही पढ़ी अपन। वर्णशोध 6 कौन कौन से थे, वातपित, वीपी के आरएस, वीपी के आरएस और आगंतुज। विद्रदी कौन सी है देखो, वीपी के आरएस आगंतुज। विद्रदी और शोध एक जैसे, याद करने की जरूरत नहीं। दूसरे लिखे हैं 5, आपको पढ़ा दिया है ना। अब आते हैं लक्षण पे, लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछता है ना। तो वातज, पैतृक, कफर, सबसे पहले वातज विद्रदी में देखो जो बॉक्स में है वो सुश्रुत का है कि कृष्णो अरुणो व पुरुषो भ्रशम अत्यर्थ वेदना। कृष्ण अरुण से पढ़ना नहीं, परुष भी वात का है, अत्यर्थ वेदना भी वात में ही होती है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा चित्रोत्थान प्रपाक, वेरी इंपॉर्टेंट। चित्रोत्थान, तो चित्र उत्थान कभी सुना ही नहीं है चित्रोत्थान। देखो सुना नहीं है तो और अच्छी बात है। अपन को पता है कि चिर, चिर वर्ड हमेशा कफ के लिए यूज होता है, देर से होना मतलब कफ वाला। और क्षिप्र, क्षिप्र मतलब जल्दी, जल्दी होना हमेशा पित्त के लिए यूज होता है। भाई कोई भी चीज जल्दी होगी, पाक जब जल्दी होता है तो पित्त में ही होता है, तो क्षिप्रोत्थान पित्त में जाएगा, ये आपको पता है। और चिरोत्थान मतलब चिर लग गया आगे तो देर से होगा तो भी आप समझ जाओगे कफ की बात होगी। अब ये दो तो आपको क्लियर है ना, तो एक बचा वाला चित्रोत्थान है ये अलग से ही है, तो उसको बात में डाल दो, याद करने की जरूरत नहीं। तो चित्रोत्थान पित्त में क्षिप्र आता ही है और कफ में चिरोत्थान लिखा ही, याद ही नहीं करना। ये 3 को छोड़ दो, ऐसे ऐसे कैसे याद रखना, इसके अलावा कोई लक्षण बचता नहीं है। पैतृक विद्युति का एक लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लाइन में देखो, पक्वोदुम्बर संकाशम श्यावो, श्यावो को स्टार लगाओ, पक्वोदुम्बर को भी स्टार लगाओ, क्योंकि कृष्ण अरुण वात है वो तो लगा दोगे, लेकिन कभी श्याव पूछ लिया ना तो भी आप बात लगा के आ जाओगे। ये स्टार मार्क का पॉइंट है, जो याद नहीं रहेगा स्किप होगा, इसलिए ऐसी चीज को ऊपर उठा के लिख लिया करो। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि शाव विद्रदी पैतृक, ना की बात वी लिख के काट लो, वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। पक्वुदुम्बर तो अपने को याद ही है, पक्वुदुम्बर बहुत सारी चीज जगह पढ़ के आते हैं अपन, तो वो पैतृक विद्रदी में भी आता है ना। पक्वुदुम्बर नहीं भूलेंगे, पक्व पर से पैतृक, पक्व चीज पैतृक में होती है। श्यावो जोरदावान भी ठीक है, क्षिप्रोत्थान प्रपाक भी ठीक है। अब आ जाइए कफज विद्रदी, कफज में चिरोत्थान तो याद हो गया। शराब सदृश पांडु, ये इंपॉर्टेंट है, शराब के सदृश, शराब बताया था ना कल, शराब मतलब ढक्कन रहता है जिसके ऊपर गोल रहता है और नीचे कॉनकेव रहता है, दैट इज शराब। तो शराब सदृश पांडु कपज विद्रदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, शराब पी लो ना, बहुत ज्यादा शराब पियो तो आदमी नशे में हो जाता है, तामस गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस नशे में सो जाता है, हिल नहीं पाता, तो शराब से कफ बढ़ता है, इसलिए वो तामस गुण से आच्छादित हो जाता है। शराब सदृश, शराब निम्न मध्याश्च, इसके लिए आया था, सद्योवर्ण की आकृति पढ़ी थी हमने, सद्योवर्ण की आकृति क्या होती, शराब निम्न मध्याश्च, वो भी यहाँ स्टाला के लिखिए। पांडु इसका कलर है ही, शीत स्तब्ध अल्प वेदना भी क्लियर है, चिरोत्थान प्रपाक भी क्लियर है। अब क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, अच्छा सन्निपातिक पहले पढ़ लो। सन्निपातिक विद्युति देखो, नाना वर्ण रुजा श्रावो, नाना वर्ण से पहचान लेना। घाटालो विषमो महान को स्टार लगाओ, घाटालो विषमो महान, है ना। तो क्या क्या लिखा है, एक तो घाटा लिखा है, एक महान लिखा है। तो महाघाटा कब होगा किसी चीज में, जब सब तरफ से, चारों तरफ से आपके पैसे चले जाएंगे। ये चारों तरफ से जब घाटा होता है तब बोलते हैं बहुत महान घाटा हो गया। तो महान घाटा किसका है, सन्निपातिक विद्युति का, क्योंकि चारों तरफ से, सब तरफ से जब लॉस होता है तब उसको महान बोलते हैं। तो घाटालो विषमो महान क्या है, सन्निपातिक विद्युति, सब तरफ से लॉस हो गया मतलब बहुत बड़ा घाटा है। ये क्वेश्चन पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता।
उसके बाद रक्तज विद्रदी में बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण स्फोट आवृत। अब देखो, कृष्ण अरुणो, कृष्ण अरुण परुष बोला तो वातज, पक्वदुम्बर श्याव बोला तो पैत्तिक, और कृष्ण स्फोट आवृत या श्याव तीव्र धार उजागर बोला तो रक्तज। तो कृष्ण स्फोट आवृत पूछेगा तो आप स्फोट से याद कर लेना, काले कलर की स्फोट हो जाती। स्फोट मतलब अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा यहाँ पे बात बढ़ गई है, गर्माहट इतनी बढ़ गई है कि स्फोट हो गया। तो स्फोट मैं हमेशा बताता हूँ गर्माहट कब बढ़ती है, जब रक्त आ जाए, क्योंकि पित्त तो ऑलरेडी रहता है दोष है, ऊपर से रक्त आ जाता है तो फिर क्या होता है, स्फोट हो जाता है। स्फोट स्किन पे ही होते हैं, और स्किन में चीजें होंगी तो वो रक्त के कारण ही होती है। इसलिए कृष्ण स्फोट आवृत रक्त का, श्याव तीव्र दाह रुजाकर, श्याव है और तीव्र दाह लिखा है। केवल ज्वर दाहवान पूछे तो पैत्तिक में, क्योंकि ज्वर दाह और पैत्तिक का लक्षण, लेकिन तीव्र लग गया दाह रुजाकर, तीव्र दाह या श्याव तीव्र दाह रुजाकर, ये इंपॉर्टेंट है कि रक्तज का, क्योंकि तीव्र जब होता है ना तो रक्त इन्वॉल्व होता है। क्लियर। उसके बाद कुछ खास नहीं, और बाकी जितने भी लक्षण है सब पित्त विद्रदी के समान जाएंगे। आगंतुज इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखता है, ज्वरस तृष्णा दाहश्च जायते तस्य देहिना। अब ज्वर तृष्णा और दाह देख के कोई भी नहीं लगाएगा पैत्तिक विद्रदी, कोई भी लगा देगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ज्वर तृष्णा च दाहश्च जायते तस्य देहिना। और देखो आगे क्या लिखा है, विद्रदी आगंतु पित्त विद्रदी लक्षणा, जबकि वहीं पे लिखो वर्णशोथ में क्या था, आगंतुक विद्रदी में अपन याद कर रहे थे कि बाहर से कोई चीज आके लगती है तो पीड़ा होती है, पीड़ा, पीड़ा मतलब पित्त और रक्त के लक्षण मिल रहे थे, पित्तज रक्तज शोथ के लक्षण मिल रहे थे आगंतुक विद्रदी में, आगंतुक शोथ में, जबकि विद्रदी में केवल पैत्तिक विद्रदी के लक्षण है। एक चीज ये क्लियर करो, है ना। और पक्वदुम्बर के लिए भी एक लाइन लिखो, पक्वदुम्बर के लिए लिखो पैत्तिक उपदंश में भी मिलता है, पैत्तिक उपदंश, पैत्तिक वृद्धि, पैत्तिक विद्रदी, है ना, अशोभ शशोभ अक्षिपाक, वातज कीट, ओ सॉरी कफज कीट का लक्षण वाग्भट के अकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग से लिख लेना पॉज करके, पैत्तिक उपदंश, पैत्तिक वृद्धि, पैत्तिक विद्रदी, शशोभ अशोभ अक्षिपाक और कफज कीट का लक्षण एज पर वाग्भट। केवल एक जगह कफ का आया है, बाकी सब जगह पित्त का है। ठीक, तो आगंतुक विद्रदी में ज्वरस तृष्णा दाहश्च याद रखना अच्छे से, कि तृष्णा आई है, तृष्णा कहीं नहीं आया तो तृष्णा से उठाना है, कि ज्वर दाह तो आया है पित्त में, ज्वर दाहवान पित्त की विद्रदी, तृष्णा नहीं आया है। तो तृष्णा जब भी लगती है तो पानी अपन बाहर का पीते हैं कि नहीं, जब भी किसी को प्यास लगती है तो पानी कहाँ से आता है, बाहर से, बाहर मतलब आगंतुज, कहीं भी आगंतुज क्षेत्र से या आगंतुज एरिया से अपन लेके पानी पीते हैं। तो तृष्णा का इलाज क्या है, आगंतुज, मतलब तृष्णा वाली लाइन आगंतुज की है, ऐसे याद हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया आपका। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बची है कि जो वातज पैत्तिक और कफज विद्रदी में अपन ने उत्थान प्रपाक पढ़ा है ना, उसमें वाग्भट ने एक अजीब सा कोटेशन किया। वाग्भट ने क्या बोला बताऊं आपको, कुछ नहीं बोला, एज इट इज सेम है, बस उनने स्टार्टिंग में और एंड में दोनों में, चित्रोत्थान था ना वातज में, वहां पे उनने चिर बोला वातज में, और कफज में तो चिर है ही, ठीक, इसमें चिर बोला और कफज में भी चिर बोला, बाकी बीच में छिप रहा ऐसा कैसा है। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में भी उनको चित्र समझ में नहीं आया, वाग्भट बोले हम तो यार नए नए लोग हैं, ये चित्रोत्थान प्रकार तो नहीं ला रहे तुम, छिप्र ठीक है, चिर ठीक है, पर उनको ये चित्र समझ में नहीं आया, तो उन्होंने चित्र को अलग कर दिया, बोले अपने को समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी जगह चिरी पढ़ लिया उन्होंने, नकल चोर तो थे, तो उनको लगा होगा चित्र क्या होता है, चिरी लिख रहे होंगे, धोखे से चित्र लिखा गया होगा, तो उनने चिर ही लिख लिया वहां पे, मतलब वातज में भी चिर, कफज में भी चिर हो गया, पैतृक में तो छिप्र है ही। तो ये याद रखना है कि दोनों में चिर माना है वाग्भट में। और प्रपाक वाली लाइन में भी उनने एक दिक्कत करी है, देखो वात पित्त कफ, है ना, वात पित्त कफ है, तो पहले उनने बोला चिरोत्थान केवल पाक बोला, पाक, प्रपाक नहीं बोला, पहले केवल पाक, फिर पित्त में गए तो प्रपाक, और आखिरी में कफ में गए तो विपाक, मतलब पाक प्रपाक विपाक। उन्होंने सोचा एक जैसे कैसे मान लें, कुछ चेंज करें, तो नए लोग तो थे, दिमाग था नहीं, कॉपी पेस्ट कर दो इधर उधर से, तो बस कर दिया, तो पाक प्रपाक और विपाक, ऐसा स्टार्टिंग से याद रखना, वीपी की एक एक चीज बढ़ती जा रही है, तो पहले पाक था, फिर प्रपाक हुआ, फिर आखिरी में विपाक हो गया, वी हमेशा आखिरी में आता है, पाक छोटा है उसमें प्र लग गया, फिर आखिरी में वी आता है, ऐसा आता है, ये वाग्भट हो जाएंगे।
उसके बाद आइए, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल विद्युति जिसके 6 भेद थे, बाह्य विद्युति भी हो सकती है। अंतर विद्युति का सापेक्ष निदान बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर विद्युति मतलब जो अंदर कहीं हो जाए आपके बॉडी के अंदर, वो क्या है? तो अंतर विद्युति में सबसे पहले तो संख्यावाचक क्वेश्चन की सुश्रुत की 10 है, तो चरक की केवल 9। मतलब अंतर विद्युति कहाँ कहाँ हो सकती है, ऐसे 10 स्थान माने सुश्रुत में, जबकि चरक ने केवल 9 ही माने। पहले तो वो चीज याद रखो। और विद्युति है, शल्य का पार्ट है, इसलिए सुश्रुत की प्रधानता रहेगी इसमें, इसलिए सुश्रुत को पहले लिखा है और चरक को बाद में लिखा है। वैसे ही अपने को याद रखना है कि पहले सुश्रुत के लक्षण है फिर चरक के, क्योंकि ऐसा भी याद रखना पड़ता है, याद यही आता है कि वहां पे आपको नोट्स की पेज की फोटो दिखती है अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो, और ये याद नहीं रहता कि पहले किसका था दूसरा किसका था। ये दिमाग में बैठा के चलो। तो 10 स्थान कौन से देखो, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, लोम, कुक्षि, वंक्षण, बस्ती, वृक्क और गुदा, ये सुश्रुत के हैं। चरक ने क्या बोला देखो, वही एज इट इज बोले, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, कुक्षि, वंक्षण, बस्ती, वृक्क, गुदा नहीं माना आखिरी में आके। क्यों? क्योंकि गुदा में प्रधान रूप से पाइल्स, फिस्टुला और फिशर होते हैं, और पाइल्स, फिस्टुला, फिशर होना सर्जन के अंडर में है, ना कि मेडिसिन के अंदर। तो चरक बोले गुदा मान के हम करेंगे क्या, अगर वहां विद्युति हो भी गई तो हम इलाज नहीं कर सकते बोले, क्योंकि हमारे पास प्रोक्टोस्कोप ही नहीं है। इसलिए चरक ने गुदा को हटा दिया, बोले वो आप ही रखो। सुश्रुत ने अपनी गुदा एक्स्ट्रा मान ली। ठीक, अब देखते हैं पहला हृदय। हृदय में सुश्रुत बोलते हैं सर्वांग ग्रह तीव्र हृदय शूल। सुश्रुत का क्लियर है, सर्वांग ग्रह तीव्र। अब तीव्र हृदय शूल तो पूछेगा नहीं, सर्वांग ग्रह पूछ सकता है, तो सर्वांग को अंडरलाइन कर लो। सर्वांग ग्रह, सर्वांग मतलब पूरे शरीर में सप्लाई कौन करता है, हृदय। इसलिए सर्वांग में अगर ग्रह हुआ तो हृदयगत विद्युति है, क्योंकि वहां पे अगर कुछ भी होगा तो पूरे शरीर में रोटेशन या सर्कुलेशन हैम्पर होगा। इसलिए सर्वांग ग्रह, हृदय सर्वांग के ऊपर लिख लो, हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चरक का देखो आगे क्या लिखा है चरक ने, हृदय घट्टन। हृदय घट्टन तो पूछेगा नहीं, हृदय में पाल्पेशन होगा। तमक, प्रमोक, आश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेगा। अब चरक मेडिसिन वाले थे, उनको नॉलेज था फिजियोलॉजी का, उनको पता है भैया कि हृदय जो है वो प्राणवायु स्रोतस का मूल है। पता है कि नहीं आप लोग? सबको पता है कि हृदय प्राणवायु स्रोतस का मूल होता है, इसलिए प्राणवायु स्रोतस की भी सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपना मूल अगर खराब हो गया तो वो स्रोतस में व्यक्ति आएगी ना लक्षण की। इसलिए उन्हें हृदय घट्टन तो ठीक है, पर तमक, प्रमोक, आश्वास पूरे प्राणवायु स्रोतस को उसमें डाल दिया, हिक्का को छोड़ के। हिक्का को काट दो, हिक्का वैसे प्राणवायु स्रोतस नहीं है, तो नाभि से उत्पन्न होती है। ऐसे समझना कि चरक फिजियोलॉजी वाले थे, उनको नॉलेज था स्रोतसों का, उनके मूल का। सुश्रुत को थोड़ी पता, सुश्रुत सर्जन आदमी, बोले हृदय में विद्युत है तो हृदय के लक्षण बोल दो, उन्हें सर्वांग ग्रह बोल दिया, हृदय शूल बोल दिया, खत्म कर दिया। और चरक ने तमक, मोह, काश, श्वास सब डाला, क्योंकि उनको पता था कि हृदय जो है वो प्राणवायु स्रोतस का मूल है। अब मूल में दिक्कत आएगी तो प्राणवायु के लक्षण आएंगे ही आएंगे। ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद आइए नाभि। नाभि में सुश्रुत ने क्या बोला देखो, हिक्का आटोप, वेरी इंपॉर्टेंट। हिक्का और आटोप नाभि का लक्षण है, बहुत बार पूछा है, हिक्का अकेला तो 50 बार पूछा है। तो अच्छे से याद रखना कि नाभि का मूल मानते थे अपन हिक्का को, याद हो अगर आपको। हिक्का के अलग अलग मूल होते थे ना, कभी नाभि ऊपरी, कभी मर्म ऊपरी, है ना। तो नाभि हिक्का का मूल होता है, हिक्का से ऊपर जाती है उदान वायु के साथ, आटोप, है ना। तो चरक ने भी हिक्का माना। चरक ने यहाँ पे उनको क्रॉस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सही किया कि हिक्का जो है वो नाभि मूल से आती है, इसलिए हिक्का की नाभि। इसकी ट्रिक होती है नाही। नाही मतलब कोई को अपन नहीं बोलते ना, मना करते हैं नाही, तो नाही मतलब नाभि का हिक्का है, नाही। गंभीरा हिक्का का मूल होती है नाभि, लिख लो भाई। गंभीरा हिक्का जो पड़ी थी अपन ने, उसका नाभि मूल था। थर्ड आती है यकृत। यकृत भी बहुत बार पूछता है, क्योंकि इसमें श्वास तृष्णा सुश्रुत ने बोला, जबकि श्वास चरक ने कहा बोला, चरक फिजियोलॉजी, तो श्वास कहाँ की आदि, प्राणवायु स्रोतस की, और प्राणवायु स्रोतस का मूल होता है हृदय, तो चरक ने हृदय में श्वास बोल दिया था, जबकि सुश्रुत ने यकृत में बोला श्वास तृष्णा। और चरक ने भी श्वास रोग को रिपीट किया, ऊपर भी श्वास बोला था, नीचे भी श्वास बोला है। तो स्वाति ट्रिक बनती है इसकी, स्वाति। स्वाति मतलब श्वास और तृष्णा। स्वाति नाम की लड़की है जो यकृत खाती है, उसको लिवर बहुत पसंद है नॉनवेज का, ऐसा याद रखें। स्वाति नाम की लड़की यकृत खाती है। स्वाति मतलब श्वास और तृष्णा, मतलब यकृत विद्युति का लक्षण है।
तो स्वाति को यकृत बहुत पसंद है। ठीक है, श्वास तृष्णा दोनों का ही हो जाएगा चरक सुश्रुत। फिर आते हैं प्लीहा पे। प्लीहा आती है उच्च श्वास अवरोध, उच्च श्वास अवरोध चरक सुश्रुत बोलते हैं। और चरक क्या बोलते हैं? उच्च श्वास तो ठीक है, अपरोध वही श्वास अवरोध। तो दोनों के अवरोधी किया, इसको सीधे सीधे याद रखना। अपन किसी से बोलते हैं ना प्लीज, प्लीज श्वास रोको, ऐसा याद रख। तो हम किसी को बोलते हैं कि भैया आप निपट जाओ, अपन बोलते हैं किसी को प्लीज श्वास रोक लो, रोक लो, हो गया बहुत तुम्हारा। तो प्लीज श्वास रोक लो मतलब प्लीज सांस को रोको, रोको मतलब श्वास अवरोध, प्लीज मतलब प्लीहा का लक्षण। किसी से अपन बोल रहे हैं मरने के लिए, दादा प्लीज श्वास रोक लो, ऐसा तो ऐसे लिख लेना, प्लीज श्वास रोको, है ना। तो श्वास अवरोध प्लीहा का लक्षण, चरक ने भी वही बोला। उसके बाद आओ क्लोम पे। क्लोम पे दोनों ने पिपासा माना है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि क्लोम आपको भी पता है उदक व श्रोतस का मूल है, तालु और क्लोम, है ना। उदक व श्रोतस मतलब प्यास, तो प्यास को रेगुलेट कौन करता है? क्लोम करता है। तो चरक ने भी पिपासा के साथ मुक्षोष और गलग्रह माना। क्यों माना? क्योंकि चरक को पता है कि प्यास तो लगेगी क्लोम से, लेकिन प्यास के कारण मुख और गला भी सूखेगा, इसलिए चरक ने गलग्रह और मुक्षोष को ऐड किया। बोले प्यास लगेगी तो पता कैसे चलेगा? ऐसे ही तो चलेगा, क्योंकि उसका गला और मुख सूखेगा। ठीक, तो चरक ने अपने फिजियोलॉजी के ज्ञान से ये दो चीज और ऐड करी, मुक्षोष गलग्रह, ये भी समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा याद रखो ना मुक्षोष गलग्रह क्या है, वो ऐसा थोड़ी पूछेगा चरक ने माना सुश्रुत ने माना, यहाँ से रेफरेंस नहीं बनेगा, यहाँ सिर्फ अपने को उस पर ध्यान देना है, कोटेशन। तो अगर मुक्षोष गलग्रह दे भी दिया उसने, तो मुक्षोष और मुख और गला कब सूखता है? जब प्यास लगेगी, तो प्यास मतलब फ्लोम। उस पे आएगा कुक्षी, कुक्षी या उदर। तो कुक्षी में सुश्रुत बोलते हैं मारुत कोपनम। बोले कुक्षी क्या है? कुक्षी खाली जगह है, तो मारुत कोपनम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा वात प्रकोप अगर होना है तो खाली जगह पे सबसे पहले ढूंढता है, तो वहां वात प्रकोप होगा। सुश्रुत बोले कि कुक्षी जो है वो बहुत बड़ा सा एक खाली पार्ट है, इसलिए वहां पे मारुत कोपनम हो सकता है अगर वहां की विद्वदी हुई तो। चरक क्या बोलते हैं? कुक्षी पार्श्वांतर शूल अंश शूल वेरी इंपॉर्टेंट। चरक ने बोला कि ठीक है मारुत कोपनम तुमने बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन कुक्षी पार्श्वांतर शूल, कुक्षी के साथ पूरे पार्श्व में शूल होगा अगर वहां पे कोई विद्वदी आई तो। और स्कंद शूल इंपॉर्टेंट, अंश शूल बोला है उसको, अंश शूल या स्कंद शूल, इसको जरा स्टाइल आके याद करना है, ठीक है ना। स्कंद शूल और कुक्षी पार्श्वांतर शूल। तो कुक्षी पार्श्वांतर तो लिखा ही है, तो कुक्षी लगा दोगे। स्कंद शूल या अंश शूल याद रखना। और मारुत कोपनम से भी याद रखना कि मारुत कोपनम मतलब वायु का प्रकोप कब कहाँ होगा? जहाँ पे बहुत सारी जगह अवेलेबल होगी, और बहुत सारी जगह कहाँ है? कुक्षी में, या पूरा उधर ही खाली पड़ा है, इसलिए मारुत कोपनम कुक्षी का है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। और अंश शूल याद रखना कुक्षी, है ना। तो कुक्षी को जो है अपनी कुक्षी, कुक्षी या पेट, उसको अंश अंश करके भरना चाहिए, ऐसा लिख लो आप। एक साथ बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, कुक्षी को हमें अंश अंश करके धीरे धीरे भरना चाहिए। अंश अंश मतलब अंश शूल कुक्षी अभ्यंतर विद्वदी का लक्षण, ये नहीं भूलना है। फिर आते हैं वंक्षण। वंक्षण बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत क्या बोलते हैं देखो, तीव्र कटी पृष्ठ ग्रह, करोड़ों बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तीव्र कटी पृष्ठ ग्रह मतलब कटी पृष्ठ ग्रह वंक्षण का है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। उसी के नीचे देखो वृक्क में क्या लिखा है चरक ने? पृष्ठ कटी ग्रह। सुश्रुत ने वंक्षण में बोला कटी पृष्ठ ग्रह, चरक ने वृक्क में बोला पृष्ठ कटी ग्रह। याद कैसे करो? बहुत इजी, देखो तीव्र कटी पृष्ठ ग्रह, पहले कटी बोला है हमने, कटी पहले बोला है, मतलब कटी मतलब पेल्विक रीजन, और पेल्विक रीजन मतलब वंक्षण। वंक्षण मतलब होता है पेल्विक जॉइंट, या आपका जो हिप जॉइंट है उसको वंक्षण बोलते हैं। तो वंक्षण का मतलब भी कटी प्रदेश होता है, और कटी पृष्ठ ग्रह में भी पहले कटी लिखा है, तो कटी पृष्ठ ग्रह का लिखता है तो वंक्षण का हुआ वो, एज पर सुश्रुत। और वृक्क देखो, वृक्क मतलब किडनी, और किडनी की अगर आपने सरफेस एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें जो इंसिजन अगर लगाना रहता है ना किडनी में, किडनी जो है वो सामने की तरफ नहीं होती, किडनी ऐसे पीछे की तरफ होती है, थोड़ी पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है, थोड़ी पीछे, इसलिए देखो पृष्ठ कटिग्रह लिखा है। क्योंकि अगर आपको इंसिजन लगा के अश्मरी निकालना है या कहीं भी रूप में किडनी में पहुंचना है, तो आपको इंसिजन जो है वो पीछे साइड लगाना पड़ता है यहाँ, अगर आपको पता हो।
क्योंकि सामने की तरफ सिचुएटेड नहीं होती, सामने तो इंटेस्टाइन्स वगैरह होती है, उसके पीछे वो सिचुएटेड होती है क्या, किडनी। इसलिए वृक्क में पृष्ठ कटिग्रह आया, पहले पृष्ठ आया और पहले कटी आया, तो कटी मतलब होता है वंक्षण, वंक्षण मतलब पेल्विक कैविटी, ऐसे याद है। वंक्षण बोला सुश्रुत ने, वृक्क बोला चरक ने। उसमें भी बहुत इजी है याद करना कि किसने वृक्क में बोला, किसने वंक्षण में बोला। तो वंक्षण मतलब होता है जॉइंट, वंक्षण संधि होती है ना, और संधियों के डॉक्टर कौन है, सुश्रुत। इसलिए वंक्षण में ये बोला सुश्रुत ने, और वृक्क में मूत्र व शोथस आता है, मूत्र व शोथस को ट्रीट कौन करता है, चरक, इसलिए चरक ने बोला। सब चीज आसानी से हो जाती है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। उसके बाद आओ बस्ती पे, तो बस्ती में सुश्रुत बोलते हैं कृच्छ अल्प मूत्रता, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस्ती में तो अल्प कृच्छ मूत्रता ही होगी ना। चरक ने क्या बोला, मल मूत्र त्याग में कष्ट और दुर्गंध, और ठीक है, तो मूत्र में दुर्गंध आती है और मूत्र त्याग में कष्ट होगा, अगर वहां विद्युति हो गया तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आओ वृक्क, तो सुश्रुत का बस याद रखना पार्श्व संकोच, वेरी इंपॉर्टेंट। चरक का तो याद है अपने को, क्योंकि अपन ने पृष्ठ कटी और कटी पृष्ठ ग्रह से याद कर लिया। लेकिन सुश्रुत ने वृक्क में क्या बोला फिर, और चरक ने वंक्षण में क्या बोला फिर, ये जो चीज बचती है। तो चरक ने वंक्षण में देखो क्या बोला, शक्ति साध। चरक को पता है कि वंक्षण जो है वो संधि है, और संधि किसकी है, पैर की, तो इसलिए वंक्षण में उनने शक्ति साध बोल दिया, वंक्षण में उनने शक्ति साध बोल दिया। और सुश्रुत ने वृक्क में क्या बोला, पार्श्व संकोच, क्योंकि सुश्रुत को ही पता है कि थोड़ी सी पार्श्व मतलब होता है लेटरल, साइड में, तो उनको पता है कि वृक्क की सिचुएशन एकदम सेंटर में नहीं है, थोड़ी साइड में और पीछे है, इसलिए उन्होंने पार्श्व संकोच बोला। ये लेटरल पार्ट है आदमी का वो टेढ़ा हो जाएगा, संकोच, पार्श्व संकोच। भाई देखो सीधी सीधी बात है, आपको मैंने याद करा दिया कटी पृष्ठ ग्रह और पृष्ठ कटी ग्रह, ये आपको याद है। एक ने बोल दिया वंक्षण में, एक ने बोल दिया वृक्क ने, कौन ने वंक्षण में कौन ने वृक्क में ये भी याद है, तो उसका बचा वाला पार्ट होगा वो भी तो कुछ बोला होगा ना। जैसे सुश्रुत ने वंक्षण में अगर पृष्ठ कटी ग्रह बोल दिया, तो सॉरी कटी पृष्ठ ग्रह बोल दिया, तो चरक ने भी तो वंक्षण में कुछ बोला होगा। तो वंक्षण किससे रिलेटेड है, पैर से, तो शक्ति साथ बोल दिया चरक ने। अब इधर चरक ने वृक्क में पृष्ठ कटिग्रह बोल दिया, तो सुश्रुत ने भी तो कुछ बोला होगा वृक्क में। सुश्रुत को वृक्क दिखते हैं, तो सुश्रुत ने पार्श्व संकोच बोल दिया कि भैया पार्श्व में सिचुएटेड रहते हैं वृक्क, ना कि सामने, इसलिए पार्श्व संकोच आया उस, ऐसा याद करो। और गुदा तो केवल सुश्रुत नहीं मानी, चरक ने मानी नहीं, तो गुदा में क्या होता है, वात निरोध, बस। भाई गुदा में क्या ही होगा, वात का अवरोधी होगा ना पुरुष के कारण, वात निरोध गुदा, और वात प्रकोप कहाँ, कुक्षी, क्योंकि कुक्षी बहुत बड़ा एरिया प्रकोप के लिए, और गुदा वात निरोध, पुरुष के कारण वात रुक जाता है, बस। क्या आपकी अभ्यंतर विद्युति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लक्षण पूछा है, खत्म हो गई। 1 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद आती है अभ्यंतर विद्युति के लिए कुछ और भी चीज आई है, नीचे लिखा है देखो। अभ्यंतर विद्युति के लिए एक लाइन लिखी है, गुल्म रूपिणम, ऑब्वियसली। देखो विद्युति क्या है, कहीं पे एब्सिस होंगे, है ना, बाह्य विद्युति होती है, बाहर से दिख जाती है। अभ्यंतर विद्युति होगी तो वो कैसी रहेगी, अभ्यंतर मतलब अंदर से विद्युति या गोला जैसा लगना, वो गुल्म के समान ही तो लगेगा, क्योंकि गुल्म भी अंदर होता है और गोले जैसा लगता है, इसलिए विद्युति को गुल्म रूपिणम बोला है, गुल्म के समान होती है। देखो गुल्म के स्वरूप की, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट देखो, वल्मीकवत उत्सन्नम, वेरी इंपॉर्टेंट, वल्मीकवत उत्सन्नम भी अभ्यंतर विद्युति के लिए बोला है, इसको स्टार लगाओ, वल्मीकवत उत्सन्नम अंत विद्युति। वल्मीक देखा है आपको, वल्मीक मतलब दीमक, वो दीमक भी ऐसी छोटी सी दिखती है, दूसरे दिन देखोगे इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर इतनी बड़ी हो जाएगी। तो विद्युति भी तो इसी प्रकार की होगी ना, अंदर अगर कहीं विद्युति है तो आपको ऐसी फूली हुई दिखेगी, पहले एक दिन इतनी फूली, फिर और फूली, फिर और फूली, तो वल्मीक के समान बढ़ती है। ये वल्मीक व तुलनम अभ्यंतर विद्युति के लिए बोला, तो गुल्म रूपिणम और अंतर विद्युति याद रखना। और उसी के साइड में एक और चीज लिखो स्टार लगा के, उन्मुख, उन्मुख दहनवत वेदना, उन्मुख दहनवत वेदना।
उन्मुख दहनवत वेदना पश्चिमान विद्रदी का लक्षण है। इसको भी स्टार लगाइए। नोट्स में देख लेते हैं, अभी अपन बुक से पढ़ने वाले हैं, वहां पे कुछ चीज छूटेगी तो वहां से कवर हो जाएगी, पर जो हो गई है वो वहां पे मैं सिर्फ रीड कराऊंगा, ये अच्छे से याद रखना है ना, इसलिए पढ़ के आना। क्या हो रहा है? उन्मुख दहनवत वेदना, उन्मुख दहनवत वेदना पश्चिमान विद्रदी का लक्षण। स्टाइल आगे लिख लो। उसके बाद आते हैं अपन कहा, रक्तज विद्रदी। देखो रक्त विद्रदी में भी होता है, सुश्रुत ने बोली रक्त विद्रदी क्या होता है? स्त्रियों में प्रसव उपरांत गर्भाशय से दूषित रक्त बाहर न निकले तो दाह ज्वर करने वाली घोर विद्रदी होती है, उसको रक्तज विद्रदी बोलेंगे। मक्कल संज्ञक सुश्रुत ने कहा है इसको, और विशेष 7 दिन में शांत न होने पर पक जाती है। बस 2 चीज याद रखना है कि रक्त विद्रदी है तो रक्त मतलब प्रसूता कोई होगी, प्रसूता में अगर रक्त नहीं निकला दूषित वाला तो वो रक्त जो रुका रहता है उसके कारण विद्रदी हो जाती है। इसको सुश्रुत ने मक्कल की संज्ञा दी है, और 7 दिन में अगर नहीं हुआ तो पक जाती है। बस अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आती है अस्थि विद्रदी। अस्थि विद्रदी देखो, अस्थि विद्रदी विद्रदी की अपेक्षा से कहीं भी आपने अगर कोई एप्सिस है, उसमें पस फॉर्म हो गया है, अब उस चीज को आपने ट्रीट नहीं किया, छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो वो पस जो है वो फैलेगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब फैल के कहाँ जाएगा? देखो अस्थियों में घुस जाएगा, तो अस्थि विद्रदी हो जाएगी, है ना। तो विद्रदी की अपेक्षा से अस्थि विद्रदी होती है सर्वदोष युक्त तथा भयंकर रुजादायक। मेरे को एक बात बताइए, वात का आश्रय स्थान एकमात्र क्या है? अस्थि है, और रुजा केवल वात से होती है। और अस्थि में ही अगर कोई चीज हो गई जहाँ ऑलरेडी रुजा का स्थान है, तो वो भयंकर रूप से वेदना होगी फिर उसको, है ना। तो वही लिखा है देखो, भयंकर रुजादायक। भयंकर रुजा कहाँ से होती है? अस्थि से, अस्थि विद्रदी, ऐसे याद रखें। वहीं पे लिखिए, स्तन विद्रदी का वर्णन सर्वप्रथम अष्टांग संग्रह ने किया था। ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। स्तन विद्रदी जो होती है ना, ब्रेस्ट एप्सिस, उसका सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया। स से संग्रह, स से स्तन, स्तन विद्रदी संग्रह। उसके बाद देखो मज्जा परिपाक होता है। अस्थि के बाद क्या होगा? फिर अगला मज्जा में जाएगी। तो मज्जा परिपाक में देखो, अग्निदाह सम ज्वलंत पीड़ा वाली, और मेद सम स्निग्ध शुक्ल शीत गुरु स्राव। इंपॉर्टेंट है, मेद के समान स्त्राव होना अस्थि मज्जागत विद्रदी का बहुत फेमस लक्षण है, मेद के समान स्त्राव, है ना। तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। कैसे? मेद के समान स्त्राव। आपको अगर याद हो आयुर्वेद सिद्धांत, तो बड़ी अस्थियों में सरक्त मेद होता है, याद कराया था ना मैं। मेद के 2 फॉर्म होते हैं। सरक्त मेद कहाँ होता है? अस्थियों में। अंदर जो मज्जा होती है वो बेसिकली सरक्त मेद है, पढ़ाया था ना मैंने आयुर्वेद सिद्धांत। तो बस मेद के समान स्त्राव कौन सी विद्रदी में होगा? अस्थि मज्जागत, क्योंकि मज्जा के अंदर ही तो मेद होता है। बस अपना क्वेश्चन क्लियर। और अग्निदाह के समान ज्वलंत पीड़ा भी कहाँ होगी? अस्थि मज्जागत में, है ना। क्योंकि अस्थि मज्जा से डीप कुछ है ही नहीं, इसलिए पूरी प्रकार की सीवियर पीड़ा वहीं होगी। तो अग्निदाह व ज्वलंत पीड़ा भी वहीं जाएगी, भयंकर ऊर्जा वहीं जाएगी, है ना। साध्य साध्यता अगर देखें तो उसकी एक लाइन पढ़ लो कि ऋण नाभि बस्ती जहा, हृदय नाभि बस्ती पक्वो वर्ज्यो यश्चा त्रिदोष जहा। ये असाध्य होती है। मतलब ऋण नाभि बस्ती जहा पक्वो वर्ज्यो यश्च त्रिदोष जहा, नाभि से ऊपर स्थित विद्रदियां। नाभि से ऊपर 4 विद्रदियां होती हैं, क्योंकि नाभि के ऊपर की 4 स्थान है। कौन कौन सी? हृदय, यकृत, प्लीहा और कुलोम। ये नाभि के ऊपर वाले हैं ना। इनमें अगर मुखमार्ग से श्राव होता है, भाई ऊपर है और ऊपर से ही श्राव हो रहा है, तो वो असाध्य मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट है। और नीचे देखो, नाभि के नीचे वाली जो 6 है, बस्ती, नाभि, वृक्क, कुक्षि, वंक्षण, गुदा, इनमें अगर गुद मार्ग से श्राव हो रहा है तो ये साध्य है। कैसे समझोगे? देखो बहुत इजी है कि ऊपर मुख से स्त्राव होना कॉमन है या गुदा से स्त्राव होना कॉमन है? भाई गुदा से स्त्राव होता ही है ना, इट इज फिजियोलॉजिकल। तो गुदा से स्त्राव अगर होगा नीचे वाली विद्युतियों का तो वो नॉर्मल है, तो इसलिए वो साध्य है। लेकिन अगर विद्युतियों में मुख से स्त्राव होने लगे, जो कभी नहीं होता, बिल्कुल अनकॉमन, वो असाध्य है। बस ऊपर से स्त्राव होने वाली असाध्य और नीचे से स्त्राव होने वाली साध्य, बात खत्म। ऐसा सीधा सीधा लॉजिक है। और रक्त पित्त का उल्टा है। रक्त पित्त अगर आपको याद हो चिकित्सा स्थान में, उसका उल्टा था, ऊपर से निकलने वाला याप पे था, ऐसा कुछ था ना। आधो वाले में वात था, पित्त था, तो वो कैसा था?
कहीं अधो वाला याप्य था, ऊपर वाला कैसा था, साध्य था, उल्टा था, जस्ट उल्टा। वो भी देख के यहाँ लिखना। विद्रदी चिकित्सा देखते हैं फिर, चिकित्सा भी इजी है। आम विद्रदी अगर है, आम विद्रदी मतलब कच्ची है, अभी पकी नहीं है, कब पस आ रहा है लेकिन पूरा नहीं पका, तो क्या करोगे, तो व्रण शोध में जो चिकित्सा अपन सीख के आए अभी, उपना और ये सब, वो सब चिकित्सा व्रण शोध की चिकित्सा करना है फिर वहां, क्योंकि अभी शोध है आम अवस्था में, पका नहीं है। तो आम विद्रदी है तो व्रण शोध की चिकित्सा करो, और पक गई है तो पाटन कर दो। देखो लिखा है व्रण के समान चिकित्सा, मतलब व्रण में क्या करते हैं, पाटन। तो अपक्व है, आम है, तो व्रण शोध की चिकित्सा, और पक गई है तो व्रण की चिकित्सा, बस। करंजादि ग्रंथ बहुत बार पूछा है। करंजादि ग्रंथ जो है वो बहुत शीत होता है, दाह का प्रशमन करता है। करंजादि ग्रंथ यहाँ दिया है दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण, श्रद्धेय छिन्न व्रणों में। तो करंजादि ग्रंथ को ध्यान रखना, विद्वदी में आया है कि करंज जो है वो जलन कम करने में सबसे अच्छा ग्रंथ, तो ड्रग है। तो करंजादि ग्रंथ यहाँ पे यूज होता है। अंतःविद्वदी चिकित्सा, अंतःविद्वदी अगर है तो उसकी चिकित्सा क्या करोगे, तो वरुणादिगण और तथा उष्कादिगण दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, और दोनों के गण जब अपन पढ़ेंगे अभी सूत्र में तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही गण अंतःविद्वदी के लिए बहुत अच्छे हैं। आज भी आप अगर कोई इंटरनल एब्सेस या ग्रंथि का पेशेंट आ जाता है तो उसको वरुणादि क्वाथ देते हो, इसलिए देते हैं क्योंकि वरुणादि क्वाथ या वरुण जो ड्रग है वो अंतःविद्वदी की बेस्ट ड्रग है। तो अंतःविद्वदी की चिकित्सा में क्या आएगी, दो ड्रग आएंगे, वरुण और उषा, है ना। वरुण और उषा कैसे याद रखेंगे, अंदर ही अंदर, अंतःविद्वदी है ना, तो वरुण और उषा नाम की लड़की दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंदर ही अंदर मतलब अंतःविद्वदी की, तो वरुण और उषा अंदर ही अंदर एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब कि अंतःविद्वदी की चिकित्सा क्या है, वरुण और उषा, दो गण इंपॉर्टेंट। और मज्जाजन्य विद्वदी लिखा है, देखो मज्जाजन्य में असाध्य कहकर चिकित्सा करें और स्नेह स्वेदन रक्तमोक्षण कर दें। पहले ही बता दें उनको, भैया मज्जा तक पहुंच गई ये बात, मतलब अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई कर लेते हैं, ऐसा करके चिकित्सा करना। एक और लिखो, काशी शादी ग्रंथ के बारे में भी लिख लो। करंजादि ग्रंथ तो अंतर्विद्वती में पढ़ लिया आपने, एक काशी शादी ग्रंथ आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो काशी शादी ग्रंथ को व्रण शोधक और व्रण रोपक दोनों बोला है, शोधन और रोपण दोनों। काशी जो होता है वो शोधक भी है, रोपण भी है। ठीक, बस बाकी तो ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगले पेज पे देखेंगे आप तो विद्युति भी पड़ गई, शोध के बाद विद्युति हो गई, विद्युति के बाद होता है व्रण। व्रण वाला पेज खोलिए, व्रणीय अध्याय, द्विवर्णीय अध्याय हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में 2 दिन पढ़ के आए हैं, और वहां आपने इससे बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा है। 60 उपक्रम की डिटेल पढ़ी है आपने, एक एक चीज कहाँ कहाँ देते हैं वो पढ़ी है। व्रण के बारे में पढ़ा है कि उपद्रव क्या है, परिग्राही में परिग्रह क्या है। तो ये व्रण वाला पार्ट आपको बस रीड करना है आने से पहले अगली क्लास में, मतलब आप वो फर्स्ट चैप्टर फिर से रिवाइज कर लो जो बुक से पढ़ा है। ये बुक से ज़्यादा डिटेल तो इसमें होगी नहीं ना, इसको एक बार रीड कर लेना, बस आपको समझ में आएगा कितनी कम चीज़ें हैं इसमें। बाकी नानात्मक भेद वगैरह जो है वर्ण के 20, वो याद व्याद नहीं करना, सिर्फ याद रखना है कि नानात्मक भेद 20 हैं, वर्ण के प्रकार 2 हैं, वर्ण की परीक्षा 3 है, दर्शन प्रश्न। दुष्ट वर्ण 12 होते हैं, वर्ण के स्थान 8 हैं, सुश्रुत के चरक के दोनों के 8 है। क्या चेंज किया ये बताया था मैंने। वर्ण की गंध 8 होती है, श्राव 14 होते हैं, है ना। याद नहीं करना, सिर्फ 14 याद रखना नाम। वर्ण के उपद्रव भी याद कराए थे मैंने, 16, चरक के 16 दोनों के, है ना। और सुश्रुत ने 2 माने, पहले वर्ण के फिर व्रणित के, ऐसी चीजें देखना है। एक बार इसको रीड करके आना, कल अपन ने जो वहां जो छोड़ा है बस वो एक बार रीड करा दूंगा, फिर अपन पहुंच जाएंगे काय पे, सीधे पहुंच जाएंगे अपन व्रण, व्रणितोपासनी है, व्रणितोपासनी जो अगली हेडिंग है उसमें, वर्णी पुरुष के लिए व्रणागार का प्रबंध करना, ये सब देखेंगे। फिर अपन वर्ण की शाद्य शाद्यता देखेंगे, है ना। वर्ण के वर्ण वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ। फिर स्थान के अनुसार वर्ण का स्त्राव, स्नायुगत कैसा होगा, त्वचागत कैसा होगा, मांसगत कैसा होगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वर्ण के उपक्रम आएंगे, फिर तो वर्ण के उपक्रम आपके पढ़े हुए हैं। एक बार ये पूरा पोर्शन रीड करके आना है अगली क्लास के पहले, ये तो छूट जाएगा आपको, है ना। फिर नाड़ी वर्ण चालू हो जाएगा, फिर वो निपटाते हैं। सद्योवर्ण आ जाएगा, सद्योवर्ण अपन ने बहुत डिटेल पढ़ा है।
कोई दिक्कत ही नहीं। तो आज सुश्रुत का फर्स्ट चैप्टर जो अपन ने पढ़ा चिकित्सा स्थान में, और ये नोट्स में व्रण वाला पार्ट, इसको रीड करके ही आना है अगली क्लास। ठीक, चलिए।